Most of the times when we are attracted towards a certain job, it is due to the salary, the promotions, the stability, the postings and all that. बट हम शायद कभी डेप्थ में जाकर ये नहीं सोचते हैं कि वहां पे मुझे काम क्या करना है। क्या मैं काम वो अगले 20 साल तक कर लूंगा? क्या मुझे वो पसंद भी है? तो अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम देना चाहते हैं या दे रहे हैं और आप भी इसी कैटेगरी में आते हैं कि आपने ज़्यादा काम के बारे में नहीं सोचा, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें। इसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आरबीआई में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें क्या क्या काम होता है, डिपार्टमेंट्स में कैसा वर्कलोड है, वर्क टाइमिंग्स क्या रहती हैं, आरबीआई में लीव पॉलिसी क्या रहती है, आरबीआई में काम करने के बाद एक्सटर्नल सेक्टर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप आरबीआई एग्ज़ाम में नए हैं, ज़्यादा नहीं जानते हैं और अलग अलग जगह जाकर इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, तो आपको एक वन स्टॉप सोल्यूशन इस गाइड बुक के फॉर्म में मिलेगा, जिसमें आपको आरबीआई से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। प्रमोशंस, हायरार्की, सैलरी, डिपार्टमेंट्स और तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको अपनी प्रिपरेशन में काम आएंगी। डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा आपको डिटेल में, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स पे बेस्ड है। आपको पीवाई क्यूज ही मिल जाएंगे 2019 से 2024 तक के, विद सॉल्यूशंस, विद एनालिसिस। ये आपको अच्छे से बता देंगे कि पेपर में क्या आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे प्रिपेयर करना है। और अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं और कुछ ट्रस्टेड फ्री सोर्सेज चाहते हैं जो कि आपको पता हो कि यार ये सही है, आरबीआई के लिए रेलेवेंट है, तो वो भी आपको इस गाइड बुक में मिल जाएगी। अब ये गाइड बुक मिलेगी कैसे? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करना है और ये गाइड बुक आपको मिल जाएगी जीरो फी पे। जीरो कॉस्ट है इसकी, कुछ भी चार्ज नहीं किया जा रहा है। तो आरबीआई में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट से शुरू करते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट। आई थिंक दिस इज द डिपार्टमेंट ड्यू टू विच आरबीआई एग्जिस्ट। इसके दो मेन फंक्शन है। एक तो इसको प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना है, एट द सेम टाइम दिस डिपार्टमेंट हैज टू एंश्योर कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट ना हो। अब क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है, आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। रेपो रेट बढ़ने से क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं और प्राइस हमारा स्टेबल हो जाता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं लिक्विडिटी खत्म हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्राइस स्टेबिलिटी आती है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से, अब इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट हो जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से जो लोन है वो महंगे हो जाते हैं। इंडस्ट्री पैसा बोरो नहीं कर सकती है, इंडस्ट्री अपने बिजनेस को ज़्यादा स्प्रेड नहीं कर सकती है, तो इस वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ इंपैक्ट हो जाती है। अब आप हमेशा देखते होंगे कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जो ज़्यादातर वो रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जबकि आरबीआई दोनों ऑब्जेक्टिव से काम करती है कि भैया प्राइस स्टेबिलिटी भी हिलना नहीं चाहिए, इन्फ्लेशन बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर आम आदमी को मार पड़ेगी। तो क्योंकि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, किसी भी तरह हम प्रोजेक्ट करें कि इंडिया बहुत ग्रो कर रहा है, लेकिन आरबीआई ये भी इंश्योर करती है कि प्राइस स्टेबिलिटी ना हिले, महंगाई ना बढ़े। इसलिए गवर्नमेंट और आरबीआई में हमेशा टसल रहती है। गवर्नमेंट हमेशा बोलेगी इंटरेस्ट रेट कम करो भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ होने दो, लेकिन आरबीआई बोलेगा कि नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ भी जरूरी है बट साथ में प्राइस स्टेबिलिटी भी जरूरी है। ज्यादातर लोग जो मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट में जाते हैं वो स्पेशलिस्ट होते हैं। जर्नलिस्ट स्ट्रीम से यहाँ से कम लोग जाते हैं, बट फिर भी अगर कोई अच्छा काम करेगा, लेटर ही और शी कैन गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। अब हम आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन पे। हम आरबीआई को ज्यादातर एक रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं कि आरबीआई बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो एक तरह से ये पार्लियामेंट की तरह है, दो द कंपैरिजन इज नॉट राइट, बट जैसे पार्लियामेंट रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस बनाता है, ऐसे आरबीआई भी बैंकिंग सेक्टर के लिए सारे रेगुलेशंस आरबीआई बनाता है। जैसे कि आरबीआई डिसाइड करता है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी क्या होगी, लाइसेंस देने के लिए क्या क्राइटेरिया होंगे, और आरबीआई ही बाद में डिसाइड करता है कि किसको लाइसेंस देना है या नहीं देना है। आप जानते होंगे कि बहुत साल पहले आरबीआई ने कोटक, यस बैंक जैसे बैंक्स को लाइसेंस दिया था, जो आज इतने बड़े बड़े बैंक्स बन गए हैं। फिर आरबीआई ये भी देख सकता है कि इफ सम बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, आरबीआई उस बैंक का लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है। जैसे आरबीआई ने आई थिंक कुछ टाइम पहले एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस कैंसिल किया था। पेटीएम पे भी काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, अगर आपको याद होगा। फिर अगर कोई दो बैंक्स मर्जर करते हैं, उनको भी आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ता है। जैसे कि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जो होम लोन डिवीजन था, दोनों में जब मर्जर हुआ तो आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही हुआ। फिर अगर किसी बैंक को न्यू एक्टिविटीज करनी है, जैसे कोई बैंक अभी लोन दे रहा है, डिपॉजिट्स ले रहा है, लेकिन उसको इंश्योरेंस बिजनेस भी एंटर करना है, इंश्योरेंस भी बेचनी है, तो उसके लिए भी उसको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो एक नई एक्टिविटी शुरू करने जा रहे हैं।
तो आपको काफी आइडिया हो गया होगा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन करता क्या है। रेगुलेशन के एरिया में एक और डिपार्टमेंट है फाइनेंशियल मार्केट्स रेगुलेशन। तो हम जानते हैं कि हमारे इंडिया में जैसे एक तो स्टॉक मार्केट है और दूसरा मनी मार्केट है। अब स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी और मनी मार्केट को रेगुलेट करता है आरबीआई। तो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट भी एक तरह के पार्लियामेंट की तरह ही काम करता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है मनी मार्केट के लिए। तो मनी मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? टी बिल्स होंगे, कैश मैनेजमेंट बिल्स होंगे, रेपो होगा, रिवर्स रेपो होगा, ये सारा मनी मार्केट डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट जैसे टी बिल्स में कितना मिनिमम अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मिनिमम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब कुछ फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन डिपार्टमेंट ही डिसाइड करता है। तो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेशन और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन दोनों ही रेगुलेटरी डिपार्टमेंट्स हैं, बट दोनों अलग अलग एरियाज में रेगुलेशन बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। देखिए, अब पार्लियामेंट लॉज बनाता है तो पुलिस इंश्योर करती है कि लॉज को अबाइड किया जाए। अगर कोई लॉज को तोड़ता है तो पुलिस उसे पकड़ती है। अब ऐसे ही आरबीआई में डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन ने तो लॉज बना दिए, अब किसी को देखना भी पड़ेगा कि क्या उन लॉज के साथ कॉम्प्लाई किया जा रहा है या नहीं। वो काम होता है डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का। मैं बोलूंगा कि आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट ये है और कहीं ना कहीं पावरफुल डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है। अब सुपरविजन दो टाइप से होती है आरबीआई में, एक होती है ऑफ साइट सुपरविजन और एक होती है ऑन साइट सुपरविजन। ऑफ साइट सुपरविजन में क्या होता है कि आप एज एन आरबीआई ऑफिसर अपने डेस्क पे बैठ के डिफरेंट बैंक्स की कुछ रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे, स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे और उससे देखेंगे कि सब चीजें क्या कॉम्प्लाई हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऑफ साइट सुपरविजन। ऑफ साइट मतलब आप साइट पे आरबीआई के ऑफिस में बैठ के ही सुपरवाइज कर रहे हैं। एक अलग होती है ऑन साइट सुपरविजन। ऑन साइट सुपरविजन होती है कि आप बैंक की साइट पे, मतलब अगर आप एचडीएफसी बैंक का सुपरविजन कर रहे हैं तो आप बैंक के ऑफिस में जाकर वहां पर उनकी साइट पर जाकर सुपरविजन करेंगे। आप उनके रिकॉर्ड्स चेक करेंगे, इंश्योर करेंगे कि क्या वो रेगुलेशन से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि क्या कैश डिपॉजिट के समय सारी रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं, कैश विड्रॉल के टाइम पे सारी रेगुलेशंस फॉलो हो रही हैं, सिग्नेचर को मैच किया जा रहा है या नहीं, अकाउंट ओपनिंग के समय क्या केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर कलेक्ट किए जा रहे हैं नहीं। तो इस तरह से जो भी बैंकिंग सेक्टर की रेगुलेशंस हैं, तो जो भी डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन के ऑफिसर्स होंगे वो जाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, ऑडिट करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे कि ये बैंक कॉम्प्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कॉम्प्लाई नहीं कर रहा है तो क्या क्या चीज़ें हैं जहां पे वो चीज़ों को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, चीज़ों को या रेगुलेशंस को मिस मार रहे हैं। ये डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है सीखने के लिए। पावर और रिस्पेक्ट भी इस डिपार्टमेंट में बहुत है, क्योंकि जब आप किसी भी बैंक में जाएंगे वो आपको बहुत रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि उनके लिए आप एक सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं जो अपनी रिपोर्ट में कुछ भी डाल सकता है आपके बैंक में जो कमियां होंगी। तो आपको वो बहुत रिस्पेक्ट देंगे, आपको बोलेंगे यहाँ बैठिए, ये खाइए। तो एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस होगा एक सुपरवाइजरी ऑफिसर के लिए जब वो किसी बैंक में जाएगा। बट मोर और लेस ये रिस्पेक्ट आपको अपनी पोजीशन की वजह से मिल रही है और यू नीड टू कमांड इट, राइट? यू नीड टू एक्ट इन अ वेरी ऑफिसर लेवल बिहेवियर कि वो रिस्पेक्ट आप कमांड करें, ना कि सिर्फ अपनी पोजीशन से लें। फिर इस प्रोफाइल में आपको एक्स्ट्रा मनी के भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। वो एक्स्ट्रा मनी कैसे मिलती है? देखिए, ऑडिट जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन का मेन फंक्शन है, अगर आप ऑन साइट जाते हैं तो आपको ट्रैवल करना पड़ता है। जब आप ट्रैवल करेंगे, शहर से बाहर जाएंगे, तो आरबीआई आपको अलाउंस देता है कि आप शहर से बाहर जा रहे हैं, अपनी फैमिली से दूर जा रहे हैं। ट्रैवल के लिए अलग अलाउंस मिलेगा, क्योंकि आप ट्रैवल का फेयर खर्च करेंगे, अपनी गाड़ी का पेट्रोल लगाएंगे, उसके लिए अलग अलाउंस मिलेगा। और स्टे के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। हमारे एक स्टूडेंट थे, वो ऑडिट में थे, तो वो बोलते थे कि जब भी वो औरंगाबाद जाते थे वहाँ पे ताज में ही रहते थे, ताज होटल्स में, जो कि एक 5 स्टार होटल था। तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, बट हर अच्छी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ बुरा भी छिपा होता है। तो ट्रैवल एक प्रॉब्लम हो सकती है उन लोगों के लिए जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं। बिकॉज जब आप घर से 5-5 दिन, 4-4 दिन या 3-3 दिन बाहर रहेंगे तो कहीं ना कहीं घर वालों को प्रॉब्लम होगी और आप भी अपनी फैमिली को मिस करेंगे। सो कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं।
नेक्स्ट इज इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट। अब रेगुलेशन डिपार्टमेंट में सारे लॉज बन गए, देन डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन ने कॉम्प्लायंस चेक करी। अब इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट बेसिकली एक जुडिशरी की तरह है, दो अगेन दिस कंपैरिजन इज नॉट एग्जैक्ट, जुडिशरी एक अलग ही लेवल पे काम करती है, बट विद इन आरबीआई वी कैन से दैट दिस इज काइंड ऑफ अ सिमिलर टू जुडिशरी, क्योंकि एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट सुपरविजन डिपार्टमेंट की रिपोर्ट देखेगा। ठीक है, तो सुपरविजन डिपार्टमेंट जो हमने यहां डिस्कस किया, सुपरविजन डिपार्टमेंट अगर बोलता है कि इस बैंक ने ये गलतियां की हैं, तो वो उनको शौकोस नोटिस भेजेंगे कि भैया आपकी ऑडिट में हमारे ऑफिसर्स ने ये ढूंढा है कि ये गलतियां हैं, आप बताइए कि ये गलतियां जायज़ हैं या नहीं है, क्या आपके पास कुछ एक्सप्लेनेशन है कि ये गलतियां क्यों की गई हैं। तो उनको वो शो कॉज नोटिस भेजेंगे, उनको भी एक अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा कि बैंक भी एक्सप्लेन करे कि जो भी मिस पाए गए हैं ऑडिट रिपोर्ट में वो क्यों पाए गए हैं। और अगर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ये मानता है कि वाकई में ये गलतियां उन्होंने की हैं, तो वो उन पे पेनल्टी भी इम्पोज करेगा और बाद में ये पेनल्टी को कलेक्ट भी करेगा। तो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के पास भी काफ़ी पावर्स हैं कि उस रिपोर्ट के बेसिस पे दे विल issue them a show cause notice and they will give them the opportunity to present their case, and if not satisfied they will impose a penalty on the bank. तो ये कुछ मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। इसके बाद आता है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया में नोट कौन छापता है, भैया आरबीआई छापती है। सो वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी इज प्रिंटिंग एंड इशूइंग ऑफ करेंसी। अब ये करेंसी जब प्रिंट होती है, वहां से बैंक्स तक कैसे पहुंचती है, उसके लिए करेंसी चेस्ट बनाए जाते हैं। तो हर मेजर सिटी में करेंसी चेस्ट होता है, जहां से आरबीआई का पैसा चलकर पहले करेंसी चेस्ट में जाता है, करेंसी चेस्ट से पैसा बैंक्स को डिसबर्स किया जाता है। तो करेंसी चेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीडियम है जहां से इकोनॉमी में पैसा सर्कुलेट हो रहा है। तो जो ऑफिसर करेंसी चेस्ट का हेड होता है, एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर रहेगा, उसको एक बहुत ही अकाउंटेबल काम दिया जा रहा है, उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये काम करना होता है। आप करेंसी चेस्ट में अपना मोबाइल नहीं लेके जा सकते हैं, सारा टाइम आप वहाँ कैमरे की निगरानी में रहते हैं। तो बहुत ही अकाउंटेबिलिटी वाली जॉब है और बहुत ही अच्छे से आपको करना होगा। यहाँ पे कभी कभार आपको लेट नाइट भी अवेलेबल होना पड़ता है, क्योंकि जो ट्रक्स का मूवमेंट है, जो करेंसी चेस्ट के लिए ट्रक्स आते हैं पैसा लेकर, अब उनका टाइम रात को 11 बजे भी है कि वो पहुंच सकते हैं, रात को 10 बजे भी पहुंच सकते हैं। सो यू हैव टू बी अवेलेबल 24/7, बिकॉज करेंसी चेस्ट सिर्फ आपके कहने पे ही चलती है, और उसमें अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, नोटों के एक दो बंडल भी गायब हो गए ना, तो पैसा तो चलो गायब हो ही गया जो आपको शायद भरना पड़ सकता है, बट जो आपके करियर पे दाग लग जाता है, एक ब्लेमिश पड़ जाता है, दैट विल इम्पैक्ट योर करियर, योर प्रमोशंस वाइल यू आर इन आरबीआई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बहुत ध्यान से काम करना होता है और एक्स्ट्रा आवर्स भी शायद काम करने पड़ सकते हैं, बट अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं तो आरबीआई उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी देता है। नेक्स्ट हमारा है जी पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। सो वन ऑफ द रेवोल्यूशनरी डिपार्टमेंट इंडिया में, अगर सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन बैंकिंग सेक्टर में आया है तो मैं बोलूँगा यूपीआई। और यूपीआई किसका पार्ट है? पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का जो डिपार्टमेंट है, बहुत ही इनोवेटिव डिपार्टमेंट है, मैं बोलूँगा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोग। तो यही डिसाइड करते हैं लाइसेंसिंग पॉलिसी, कि जैसे यूपीआई के लिए पेटीएम, फोन पे, क्या इनको लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। फिर यूपीआई जैसे जो नए सिस्टम बनाए हैं वो इसी डिपार्टमेंट ने बनाए हैं एट एन आई वुड से डॉक्यूमेंट लेवल, बट टेक्निकली उसको एनपीसीआई ने इम्प्लीमेंट किया है। और पॉलिसी फॉर्मुलेशंस भी पेमेंट एंड सेटलमेंट्स में, कि यूपीआई में कितना लिमिट होना चाहिए, कि यूपीआई के थ्रू म्यूचुअल फंड्स खरीदे जा सकते हैं, क्या यूपीआई के थ्रू लोन की ईएमआई पे की जा सकती है, अगर की जा सकती है तो कितने लिमिट तक पे की जा सकती है। इस टाइप के सारे पॉलिसी फॉर्मुलेशन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम बनाता है। मतलब इंडिया में यूपीआई जो चल रहा है ना भाई, जो यूपीआई का कमाल हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का बहुत बहुत बड़ा रोल है। अब ये मेजर डिपार्टमेंट्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ और डिपार्टमेंट्स को मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा। ये डिपार्टमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं इनको जरा जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा। सबसे पहले है कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट क्या करता है? एक तो एक कंज्यूमर को एजुकेट करता है कि आप सावधान रहें, फ्रॉड से बचें। आपने काफ़ी एड्स देखी होंगी जहां आरबीआई की एड चलती है कि आरबीआई कहता है।
जागो ग्राहक जागो करके उनकी काफ़ी एड्स आती हैं कि फ्रॉड्स वगैरह से बचो। ठीक है, साथ ही साथ ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट भी करता है कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो बैंक्स कुछ गलत करते हैं तो इनकी ओम्बड्समैन स्कीम है। ठीक है, वो भी कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आती है, जहां आप चीज़ों को एस्केलेट कर सकते हैं अगर बैंक आपको प्रॉपर सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। देन एक फिनटेक डिपार्टमेंट है। फिनटेक डिपार्टमेंट भी रेवोल्यूशनरी डिपार्टमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी इनोवेशंस आ रही हैं बैंकिंग सेक्टर में, काफ़ी नए ऐप्स बन रहे हैं। जैसे एक ऐप है डिजर्व करके, जो आपके पूरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को स्कैन करता है और बताता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सही है नहीं है। एक तरह से ये फिनटेक सोल्यूशन है। तो फिनटेक सॉल्यूशंस को प्रमोट करने के लिए आरबीआई ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स का फंडा निकाला था, जिसमें अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आ सकती हैं और उनको एक लिमिटेड टेस्टिंग एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा सकता है ताकि आरबीआई आगे जाके उनको अप्रूवल दे दे। तो ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, मैं बोलूँगा। आने वाले टाइम में फिनटेक डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट बनने वाला है। फिर आता है जी फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट का मेन काम यही है कि जितने भी रिमोट एरियाज़ में लोग रहते हैं, जितने भी लोग जिनके पास बैंक अकाउंट्स नहीं है, इंटरनेट कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, उनको बैंकिंग सिस्टम का पार्ट बनाया जाए। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट इसी ऑब्जेक्टिव से काम करता है। हमारी जो बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे किसान क्रेडिट स्कीम है, लेंडिंग स्कीम्स निकलती हैं, पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, तो वो सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही पार्ट है। फाइनेंशियल इंक्लूजन डिपार्टमेंट में आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को एक डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया जा सकता है, जहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट के बड़े बड़े जो ओहदे वाले लोग हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, स्टेट के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, उनसे लाइजन करेंगे और इंश्योर करेंगे कि जो भी स्कीम्स नेशनल लेवल पे डिसाइड की गई हैं उनको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए, उनके बेनिफिट्स देखे जाएं कि क्या वो आम इंसान के पास पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे। तो काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है ये। थोड़ा एक्सट्रोवर्ट लोग इसमें ज़्यादा बेटर काम कर सकते हैं, बिकॉज आपको बहुत लोगों को मिलना पड़ेगा और यहाँ पे भी थोड़ा ऑड आवर्स पे काम करने को रह सकता है, क्योंकि अगर मीटिंग 7 बजे ले रहे हैं डीसी, तो आई थिंक यू हैव टू बी अवेलेबल। यू कांट से दैट माई ऑफिस टाइमिंग्स आर टिल 6। तो यहाँ पे कभी भी आपको मीटिंग्स में बुलाया जा सकता है, ट्रैवल करना पड़ सकता है, बट अगर आप एक्स्ट्रा काम करते हैं तो यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो लास्ट डिपार्टमेंट जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आरबीआई का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक तो आरबीआई की इंटरनल जो भी वेबसाइट है, उनके पेरोल सिस्टम्स हैं, उनके अटेंडेंस सिस्टम है, उनको मेंटेन करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं आरबीआई के कुछ एक्सटर्नल सिस्टम्स को भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही मेंटेन करता है, जैसे कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम है, उसके लिए जो बिड्स लगाई जाती हैं एक टेक्निकल सिस्टम के थ्रू, एक ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू, वो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ही देखता है। यहाँ पे लेकिन स्पेशलिस्ट आईटी स्ट्रीम के लोग जाते हैं, जर्नलिस्ट स्ट्रीम के लोग नहीं जाते हैं। तो ये हो गया जी हमारा डिपार्टमेंट्स के बारे में। अब किन किन डिपार्टमेंट्स में वर्कलोड ठीक ठाक है ना भाई, कि ज़्यादा काम ना करना पड़े? तो ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट्स में ही वर्कलोड ओके है। आरबीआई जैसी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई बहुत स्लॉक कर रहा है और रात को 10-10 बजे तक काम कर रहा है। कभी कभार हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहा है तो आपको शायद हफ्ता 10 दिन 1 महीना ज्यादा काम करना पड़े, बट दैट इज नॉट यूजुअल कि आप पूरा साल वैसा कर रहे हैं। लेकिन 3 डिपार्टमेंट है जहां पे वर्कलोड काफी रह सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जैसा मैंने बताया, आपको ऑन साइट जाके ऑडिट्स करने पड़ते हैं। एक तो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा और ऑडिट्स बहुत टाइम बाउंड होते हैं, उसमें ऐसा नहीं कि आप डिले कर सकते हो कि हफ्ते में ऑडिट करना है तो आप 20 दिन में करोगे। टाइम बाउंड रहते हैं तो आपको थोड़ा सा स्लॉक करना पड़ सकता है। 6 बजे के बाद शायद 8 बजे तक रुकना पड़ सकता है, क्योंकि ऑडिट में आप थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ऑडिट हैज़ टू बी स्पेसिफिक, इट हैज़ टू बी करेक्ट, नहीं तो वो आपकी नॉलेज के ऊपर, आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी में जैसा मैंने बताया कि जो ट्रक्स का मूवमेंट है, जो कैश आता है करेंसी चेस्ट में रखने के लिए, वो ऑड टाइम्स पे भी आ सकता है। और करेंसी चेस्ट आप ही ऑपरेट करते हैं, आप ही के पास चाबी होती है, तो आपको ऑड आवर्स पे भी अवेलेबल रहना पड़ सकता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी मैंने आपको बताया कि क्योंकि यू हैव टू लाइजन विद द पीपल ऑफ योर एरिया, द डीसी, द आईएएस, द मिनिस्टर्स, द वेलफेयर ऑफिसर्स, तो मीटिंग्स ऑड आवर्स पे हो सकती हैं, संडे सैटरडे हो सकती हैं। सो यहाँ पे भी वर्क आवर, जो आपका वर्क आवर्स हैं,
वो फिक्स नहीं है, वर्कलोड ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे थोड़ा सा वर्कलोड का इशू हो सकता है। जो लोग मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, उनको इशू हो सकता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से डिपार्टमेंट हैं जिनमें अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट करना चाहूं तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वैसे आरबीआई इज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, द एट्रिशन रेट इज वेरी लो। Normally people who work in RBI don't leave RBI, but there is always, no, you would like to look for an opportunity in the private sector if you get big hike. तो सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में काम करते हैं लोग, ऑडिट वगैरह करते हैं, उनको काफ़ी बैंक्स में कॉम्प्लायंस ऑफिसर के लिए ऑप्शन रहती है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन वाले लोगों को सारा पता रहता है कि कॉम्प्लायंस के क्या क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या रूल्स हैं। तो बैंक्स कभी कभी उन्हीं ऑफिसर्स को एज अ कॉम्प्लायंस ऑफिसर रिक्रूट कर लेते हैं ताकि वो उनके सारे कॉम्प्लायंस प्रोसेस को देखें। फिर पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जो कि यूपीआई और बाकी टाइप के फंक्शंस बिल्ड करता है, उनको ओन करता है, ऐसे लोगों की ज़रूरत पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे कि पेटीएम, फ़ोन पे में रहती है, तो वो उनको हायर कर लेते हैं, डिमांड में रहते हैं। फिर एक डिपार्टमेंट मैंने जो डिस्कस नहीं किया था वो है इंटरनल डेट मैनेजमेंट, जो कि गवर्नमेंट का डेट मैनेज करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदता और बेचता है। तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, एंड दे हैव टू बी इमोशनली, आई वुड से वेरी बैलेंस्ड, मतलब वो इमोशंस में नहीं बह सकते, क्योंकि बहुत लार्ज वॉल्यूम ट्रेडिंग होती है, पैसे का बहुत लेन देन रहता है उसमें। तो ऐसे लोगों को जनरली इन्वेस्टमेंट बैंक्स हायर कर लेते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग आपको करने को रहती है। तो ये हो गया जी हमारे कौन से डिपार्टमेंट्स में वर्कलोड ज़्यादा है या कौन से डिपार्टमेंट में मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी प्राइवेट सेक्टर में। अब कौन से डिपार्टमेंट है जहां पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाने को ऑप्शन रहेगा। एक तो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, क्योंकि आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। एक दूसरा अलाउंस मिलेगा बिकॉज यू आर स्टेइंग अवे फ्रॉम योर फैमिली, और ट्रैवल के साथ साथ आपको फूड अलाउंस भी मिलेगा। तो काफ़ी अलाउंसेस रहते हैं जिसके थ्रू आप एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। फाइनेंशियल इंक्लूजन वाला जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे अगेन आपको लेट नाइट काम करने को हो सकता है, ट्रैवल करने को हो सकता है, तो उस केस में आपको अलाउंसेस मिलेंगे। और डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी में कोई आर्स नहीं है, आपको एक्स्ट्रा आर्स काम करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। तो ये मेजर 3 ही डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे यू विल गेट सम अपॉर्चुनिटी टू अर्न डिसेंट एक्स्ट्रा इनकम। तो ये हमने पूरा डिपार्टमेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, और इन डिपार्टमेंट्स में क्या क्या होता है, कौन से डिपार्टमेंट में वर्कलोड है, कौन से डिपार्टमेंट में सैलरी ज़्यादा बन सकती है। बट व्हाट अबाउट वर्क टाइमिंग्स? ठीक है, वर्कलोड तो देख लिया, बट एग्जैक्ट वर्क टाइमिंग्स क्या है आरबीआई में? आरबीआई में जो वर्क टाइमिंग्स हैं वो है 9:40 AM टू 5:15 PM। ठीक है, तो ये तकरीबन तकरीबन आई थिंक यही है, या 6:15 है, आई एम नॉट श्योर। चलो, जो भी है, 5:15 है या 6:15 है। तो ये आपके वर्क आवर्स रहते हैं। मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बैलेंस्ड वर्क लाइफ बैलेंस है यहाँ पे। और ये वर्क टाइमिंग्स जो हैं ये थोड़े से फ्लेक्सिबल भी रह सकते हैं। फ्लेक्सिबल इन द सेंस, अगर आप 10 बजे आना चाहते हैं, 10:15 आना चाहते हैं, तो कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई स्पेशल परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टाइम पे नहीं लेकिन डेली 11 बजे आऊँगा, 12 बजे आऊँगा, आपकी कोई और कमिटमेंट्स हैं, घर पे कोई प्रॉब्लम है, तब आपको स्पेशल परमिशन लेने को रहेगी। लीव्स का क्या है? आरबीआई में बहुत अच्छी खासी लीव्स हैं। कैजुअल लीव रहती है आपकी 15, अर्नड लीव रहती है आपकी 30, सिक लीव भी रहती है आपकी, जो कि आई थिंक 15 या 22 है, मुझे एग्जैक्ट मैं भूल गया हूँ। तो इन 3 टाइप की लीव्स रहती हैं। और जो अर्न लीव है और सिक लीव है, ये आपकी एक्यूमुलेट होती है। तो अगर आप नहीं लेते हैं तो ये आपकी एक्यूमुलेट होती रहेगी, मतलब ऐड होती रहेगी ईयर बाय ईयर। अर्न लीव को आप इन कैश भी करा सकते हैं आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, कि आप उसके बदले में पैसे ले सकते हैं। ठीक है। कैजुअल लीव आपकी ये भी ऐड अप होती है, एक्यूमुलेट होती है, बट मैक्सिमम अप टू 3 इयर्स। तो अच्छी खासी छुट्टियां हैं यार। 45, 30 प्लस 15, 40 प्लस 15, 60 छुट्टियां हो गई आपकी। और 52 वीकेंड्स हैं, तो 104 छुट्टियां आपकी वीकेंड्स पे हो गई। टोटल बन गया 164।
मतलब 5.5 मंथ्स तो आप ऑफिस ही नहीं जा रहे, और क्या चाहिए लाइफ में? जान लोगे क्या आरबीआई की? So a lot of leaves at RBI, work timings are okay, work profile is okay, everything is okay. What is not okay is that we are not sure we are going to get selected or not, right? तो उसके लिए हमें मेहनत करनी है। ठीक है, अभी मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में भी बता देते हैं, इन केस यू आर लुकिंग फॉर सम असिस्टेड प्रिपरेशन। तो ये हमारे कोर्सेज हैं जी, जिसमें Phase 1, Phase 2 live crash course अभी I would say would be in top demand since a lot of people are preparing for RBI Grade B 2025। तो इस क्रैश कोर्स में 80 प्लस लाइव क्लासेस फेज़ 1 के लिए हैं और अराउंड 50 प्लस लाइव क्लासेस फेज़ 2 के लिए रहेंगी। अभी फेज़ 1 की लाइव क्लासेस चल रही हैं 9 सितंबर से 16 अक्टूबर तक। 2 स्लॉट में चल रही हैं, एक सुबह एक शाम। ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है, बट जिसका बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं है, जिसको मतलब एबीसी भी नहीं पता है क्वांट का, आई थिंक उसके लिए सही नहीं रहेगा। ठीक है, वो फिर हमारा गोल्ड कोर्स लें, जिसके बारे में अभी आपको बताऊंगा। तो क्रैश कोर्स पे 71% ऑफ है, कोड इज RBI 71। उसके अलावा हमारा गोल्ड कोर्स है, जो कि एक कंप्लीट कोर्स है। तो अगर कोई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, आई थिंक इट इज़ बेस्ट सूटेड टू देम, जिसमें फेज़ 1 फेज़ 2 इंटरव्यू सारी प्रिपरेशन रहेगी, डिटेल्ड रहेगा इसमें पूरा चीज़ें। और सिल्वर कोर्स रहेगा फेज़ 2 और इंटरव्यू के लिए। इसमें फेज़ 1 का प्रिपरेशन नहीं रहेगा जी, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का। हाँ, फेज़ 1 के करंट अफेयर ज़रूर रहेंगे सिल्वर कोर्स में भी, क्योंकि वो फेज़ 2 से ओवरलैप करते हैं। बाकी काफ़ी लोग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, आरबीआई नबार्ड, आरबीआई सेबी, आरबीआई रेडाई। तो आप ये कॉम्बो कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो मल्टीपल एग्जाम्स का कॉम्बिनेशन है। अलग अलग एग्जाम लेने से अगर आप कॉम्बो कोर्स लेंगे, इट विल हेल्प यू सेव सम मनी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, गुड बाय।